Good evening. Hello, everybody. How's everybody doing? My name is Samajit Roy. I am the CEO and co-founder of Imoha Elder Care. And with me today, we have a very, very, very special guest and somebody who needs no introduction. हमारे साथ हमारे साथ जो एक बहुत young and very, very energetic person साथ में है. Let me just take the time to introduce a very, very, very special guest, Tripat Singh ji. Tripat Singh ji, Tripat Singh ji is 76 years old and stays in Chandigarh and is a passionate fitness enthusiast, influencer and a part-time coach. अंकल आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आ रही है आवाज? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सत श्री अकाल अंकल, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, प्रभु की बड़ी कृपा है. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट. आप हमारे साथ इमोहा के जो एल्डर आवर हैं उसमें शरीक होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई होप यू आर फीलिंग वेल. आपका भी धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. हमारे साथ जो एल्डर आवर में ये हमारे देश की फर्स्ट ऐसी फेस्टिवल है जिसमें एल्डर्स के लिए पिछले 15 दिन से एंड अगले 40 दिन तक कंटिन्यूअसली एवरी डे 7:25 से लेके 8:25 PM हम एल्डर्स स्पेसिफिक प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि एल्डर्स को और उनके बच्चों को एक एल्डर्स के लिए क्या करना चाहिए, क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हम ला सकते हैं. सो माय डियर एल्डर्स, sons and daughters who have joined the program, it's a huge honor to welcome Mr. Tripat Singh जी, जो कि 76 साल के हैं, चंडीगढ़ से हैं और एक बहुत पैशनेट फिटनेस एंथुसियास्ट है, एक बहुत पैशनेट इन्फ्लुएंसर है और पार्ट टाइम कोच हैं. मिस्टर सिंह एक वीगन लाइफस्टाइल जीते हैं, वेजिटेरियन फूड खाते हैं, वेजिटेरियन डाइट लेते हैं और सबसे मजे की बात यह है कि he started going to the gym in his 60s. 1960s से when he was 60 year old तब से उन्होंने अपना जिम की लाइफ स्टार्ट की और उन्होंने अपनी फिटनेस की जो पूरी जर्नी है from 60 year old onwards he started his journey and he's been a proactive marathon runner, has won several gold medals, several silver medals and is a absolutely honorable sportsman to be inspiring a lot of elders in the country. हमारे देश में जो सबसे डिफिकल्ट मैराथन है शिमला मैराथन में ही ran the शिमला मैराथन, जिसमें कि हाई ऑल्टीट्यूड रनिंग करनी पड़ती है और ठंडी हवाएं जो कोल्ड विंड्स है उसमें एक्लेमेटाइज करनी पड़ती है, उसमें ही won the gold medal. And आज he not only keeps himself healthy, you know, but also keeps himself completely fit. And is an inspiration to not just the youth of the country but also elders जो अपने आप को फिट रख सकते हैं. So त्रिपत सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आज आपके साथ बात करने में बहुत मजा आएगा और हमारे साथ जो एल्डर्स हैं और जो बच्चे हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं because you are not just an inspiration as I said with the youngsters but आप एल्डर्स के लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. So if you could please start by giving us a little background about yourself, अपनी बचपन की और अपनी जो वर्किंग लाइफ है उसके बारे में त्रिपत सिंह जी थोड़ी सी बताइए अपने बारे में. देखिए, जिंदगी तो सभी के लिए जद्दोजहद होती है, सभी को मुश्किलों से घेरती है. हम उसे कितनी बोल्डली हैंडल करते हैं उन सभी समस्याओं को, बस यही आदमी की अपनी खूबी होती है. काम के लिए देखिए, आप तो सारी लाइफ बिल्कुल पैशनेट हो गई है पूरी तरह से. सुबह 6 से 8 हम पार्क में, यहाँ 20, 22, 25 लोग होते हैं, हमारे बुजुर्ग भी होते हैं बीच में, यंगर्स भी हैं, लेडीज भी हैं. उनमें कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने आप को मूव नहीं कर पाते थे, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल झुक नहीं पाते थे, कुछ ऐसे हैं जिनसे चलना भी मुश्किल होता था. आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, उसमें उन बुजुर्गों को भी मैंने पुशअप तक लगाने की प्रैक्टिस करा दी है धीरे धीरे. तो ये असल में जिंदगी जीने की इच्छा जो खत्म कर देते ना हम लोग, इस वजह से जो बुढ़ापा है तंग करता है.
उनके अंदर वो दोबारा उमंग पैदा करना बहुत बड़ी बात होती है। उनको दोबारा दिखाना कि दुनिया आप इस उम्र में आकर खत्म नहीं होती। हम जब अपने आप को नकारा कर देते हैं, जब हम कुछ करते नहीं है, तो हम समझते हैं कि अब क्या करना है, अब हो गया, 60 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, 58 साल के हो गए, रिटायर हो गए, अब रेस्ट करते हैं। वो रेस्ट जो है बेसिकली हम अपने लिए रेस्ट नहीं करते, हमारे अंगों को रेस्ट देने लगते हैं। वो ऐसे अंग हैं जो निष्क्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। वो उसी वजह से सारी समस्याएं आती हैं। उनको जब मर्जी जब चाहे तब दोबारा उसे एक्टिव किया जा सकता है। अगर गलत रास्ता पकड़ लिया आपने, मान लीजिए गलत रोड पे चले गए हैं, तो कहीं से भी आप यू टर्न लेके वापस सही रास्ते में आ सकते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि अपनी किसी भी समस्या को बड़ी मत होने दो। अगर हो गई बड़ी, तो उसको किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह छोटा समझ सकते हैं, उनके ऊपर कैसे काबू कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ मोटिवेशन मत, लोगों की तरफ मोटिवेशन ना देखें, अपनी आदतों में ऐसी चीजों को शुमार करें कि हम जब ये फीलिंग ले आते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, वो उसी टाइम आपका जो माइंड है वो इतना बड़ा कंट्रोल करता है, इतना बड़ा कंप्यूटर है परमात्मा ने हमें दिया है। जो हम सोचते हैं वही हम करने लगते हैं। जो हम सोचते हैं नहीं कर सकते, तो आपका शरीर भी उसके प्रति उतना जवाबदेह नहीं होता, उस हिसाब से वो काम नहीं करता। जब हम सोच लेते हैं कि कर सकते हैं, तो वो करने लगता है। एक दिन में नहीं, 2 दिन में, 4 दिन में, धीरे धीरे आपके जो है वो ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। आपका मन लगने लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो करना शुरू कर देते हैं। यही सिलसिला है। क्योंकि बाकी सारा दिन मेरी व्यवस्था तो ऐसे भी, सुबह 2 घंटे वहां है, फिर स्टोर पे जाता हूँ, स्टोर को भी देखता हूँ, फिर शाम को फिर अपना जिम 6 से 8 फिर जिम लगाते हैं। रात को आपने खाना खुना खाया, सो गए, बस यही काम है लाइफ। बेसिकली ना थकना जो है वो आप बुढ़ापे से दूर निकलते हैं। अगर थकने की, जब दिमाग में ये आ गया कि थकावट हो रही है, वो थकावट तभी होती है जब आपके पास प्लान खत्म हो जाते हैं। आप जिंदगी के प्लान, हम समझते हैं भी हमने शादी कर ली, ब्याह कर लिया, अब बच्चे ब्याह लिए, अब मकान भी बन गया है, अब क्या करना है। बस वो क्या करना है जब सोच लिया आपने, नहीं करना बंद कर दिया सब कुछ, तो वो शरीर जो है, आपके जो अंग हैं, वो फिर घुटने भी दुखने लगते हैं, फिर वो आपकी पीठ भी दर्द होने लगती है, फिर गर्दन भी दर्द होती है। वो छोटी छोटी, ये हमारी लाइफस्टाइल की समस्याएं हैं। हमने लाइफस्टाइल जितनी उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, बिल्कुल उस पर काम करना बंद कर दिया, तो आपकी लाइफस्टाइल ने ही आपको उन बीमारियों पे घेर दिया है। इवन शुगर जैसी बीमारी, डायबिटीज इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है हिंदुस्तान की, उस वो भी लाइफस्टाइल से ही पैदा हुई। 80% बिल्कुल सही बात है। लाइफस्टाइल की, वो उसको बदलने की जरूरत। बिल्कुल सही बात। अंकल, जब आपने मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि 40 साल तक while you were working, जब आप काम कर रहे थे, तो जैसे हर एक के साथ होता है, मैं अभी 43 इयर्स का हूँ, तो अभी बच्चों को बड़ा करना, जॉब, सब चीज में आदमी घिरा हुआ रहता है। तो जब आप अपने यंग थे, इन द सेंस दैट व्हेन यू वर लुकिंग एट योर फैमिली, चिल्ड्रन, सब देख रहे थे, 40 साल तक आपने वर्कआउट नहीं किया था। उसके पहले आपने बहुत सारी कुश्ती और काफी सारी वर्कआउट करते थे पहले। हाँ तो जी, ऐसा और कैसे कि शुरू में आप काफी सारी एक्सरसाइज में थे, फिर 40 इयर्स यू वर नॉट इनटू एक्सरसाइजिंग एंड फिटनेस, बट देन सडनली आप वापस फिटनेस में आए। ये कैसे हुआ, थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। बस वो इन शॉर्ट बताऊंगा, लंबी कहानी हो जाती है क्योंकि सभी इंटरव्यू में यही चल रहा है। बेसिकली मैरिज की बात, असल में मेरे फादर की डेथ जल्दी हो गई थी डायबिटीज की वजह से। शायद उस डायबिटीज में जो उनकी मैंने तकलीफें देखी थी, उसी वजह से मैंने इसकी तरफ, फिटनेस की तरफ ध्यान देना शुरू किया था बचपन में ही। मैं कुश्तियां खेलने लगा था। वो देसी कुश्तियां होती थी मिट्टी की, आजकल तो वो सब गद्दे में कुश्तियां होती है। तो उसमें मैंने बकायदा नेशनल खेला हूँ, बड़ा अच्छा नाम बनाया था उससे। हालांकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था तब, लेकिन बस वक्त ऐसा आया कि मैरिज के बाद ही, जब मेरी मैरिज हुई है, तो मेरी 3 बहनें और 2 भाई ब्याने वाले बड़े थे, वो सभी कुंवारे थे, मैं ही घर में बड़ा था। सबका मुझे ध्यान रखना पड़ा। एक एक बहन थी मेरी जो मुझसे पहले, उसकी शादी हो गई थी, हालांकि बड़ा मैं था, उसकी शादी मुझसे पहले हो गई थी। बाकी तीनों की शादी भी मैंने की है, भाइयों की भी की है। क्या असल में बात। लाइफ ने इतनी स्ट्रगल दिखाई कि मैं टाइम नहीं निकाल पाया बाकी चीजों के लिए।
क्योंकि मुझे बिजनेस भी संभालना था, उनका भी केयर करना था। फिर मेरे अपने भी 2 बच्चे हो गए थे, उनकी भी देखभाल करनी थी। तो मैं टाइम कम दे पाया, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल इनएक्टिव था। मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, मतलब कोशिश होती थी लिफ्ट, कहीं लिफ्ट पे चढ़ना है तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से चला जाऊं। जहां बहुत जहां जो बढ़िया। मौका मिलता था वो मैं कर लेता था। लेकिन आप सीरियस एक्सरसाइज तो मैं 40 साल बिल्कुल नहीं कर। ये दोबारा वाइफ की जब डेथ हुई 99 में, मैं शिफ्ट हुआ चंडीगढ़ में दिल्ली से। तो वहां फिर तो ऐसे कुछ लोग जैसे मिल जाते हैं, पुराने लोग मिल जाते हैं, देखते हुए मैं बड़ा फिटनेस के प्रति पूरा जिज्ञासु हूँ। उन्होंने देखा भी मेरा पेट बढ़ चुका था, थोड़ा सा स्टमक, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं था पर था। तो किसी ने मुझे बोल भी दिया। तो उनके खुद के पेट बढ़े हुए थे, लेकिन मेरे को बोला तो मुझे लगा कि मैं भी इन जैसा ही हो गया हूँ, तो मुझे ध्यान रखना चाहिए। बस उस दिन दिमाग को मैंने पलटी दे दी, और अगले दिन ही 2 निक्कर, मतलब शॉर्ट्स लेके आया, 2 टी शर्ट लेके आया और दौड़ना शुरू कर वाह। दिया। क्योंकि सबसे पहला काम यही बहुत। कर सकता था बिना किसी इक्विपमेंट के। थोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू किया, धीरे धीरे दौड़ने वाला पोर्शन बढ़ाता गया। और अभी मुश्किल से 1-2 महीना ही दौड़े थे, तो यहाँ पे चंडीगढ़ में एक, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सीनियर्स का, मास्टर्स का रन रखा था, थोड़ा सा 1600 मीटर का, तो छोटा सा था। तो मैं जा रहा था, तो मैंने को बस दिमाग में आ गया भी, जब कर ही रहे हैं तो इसमें भाग के देखते हैं, अपनी कैपेसिटी देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो मैं भागने गया, पहला बिल्कुल पहली रन थी, और थी भी बड़ी छोटी, और सब सारे बुजुर्ग थे उसमें, मतलब 45 साल से ऊपर थे। हालांकि मैं तब 62 के करीब था। तो मुझे पहली बार दौड़ने में 5वें नंबर पे मैं आया। तो मुझे लगा कि मैंने तो 15-20 दिन तैयारी की थी, अगर इसको मैं सीरियसली लूँ तो इनको तो मैं अगले अगले साल में इसमें जरूर पहले फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में ले लूंगा। मैंने उसी दिन से अपने मन में गांठ बांध ली और दौड़ना शुरू कर दिया। कैपेसिटी बढ़ाता गया। पहले 2 किलोमीटर दौड़ते थे, फिर 5 किया, फिर 7 किया, फिर 10 किया, फिर 20 किया। करते करते मैं उसे 42 किलोमीटर, 45 किलोमीटर की का रन करना शुरू हो चुका था। मतलब ऐसा भी हफ्ते में 2 बार 42 किलोमीटर जाना, 2-3 बार 5 किलोमीटर जाना, ऐसे थोड़ा कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ाता चला गया। लेकिन माय गॉड। ऐसी अनहोनी हुई अंकल, आपने कि बोला कि हमने 45 किलोमीटर, आप एक हफ्ते में 45 किलोमीटर की रेस करते थे? दो बार मैं 42 किलोमीटर, वो मैंने टारगेट बना दिया था, मैराथन दौड़ना है बाद में, जब शुरू ही हो गया था तो। लेकिन क्या हुआ, वो मैंने मास्टर के एंगल में सोचा था बुजुर्गों में दौड़ूंगा, लेकिन अगले साल इन्होंने हमारे चंडीगढ़ वालों ने वो कराया ही नहीं, इवेंट ही कैंसिल हो गया। मेरे मन में बड़ा आया भी, मैंने मेहनत की है, इन्होंने कुछ किया नहीं। फिर मेरे को ऐसे ही गूगल पे सर्च मारी, एक गुड़गांव में पहला मैराथन हो रहा था, उसमें 42 किलोमीटर भी था, 21 किलोमीटर भी था, 10 किलोमीटर भी था, और 5 किलोमीटर भी था। तो मेरी कैपेसिटी बढ़ चुकी थी, मैं पहली राइट। बार लेकिन वो जनरल कैटेगरी थी, वो मास्टर नहीं था। तो मैंने 10 किलोमीटर में पहली रेस में ऑप्शन भरी मैंने, और 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए चला गया। तो वो मेरा पहला सिल्वर मेडल था, वहां पर मैं सेकंड पोजीशन पे आया। लेकिन जंगल्स के बीच में मैं सेकंड पे वेरी, आया, तो मुझे मेरे थोड़े हौसले बढ़ गए। फिर मैंने यही सोच लिया, मैंने अब वेरी घोड़ों नाइस। में दौड़ना ही नहीं है, फिर जंगल के लिए तैयारी करूंगा। फिर मैंने एक साथ पूरी और मेहनत की। फिर जो जगह जगह मैराथन दौड़ा हूँ नहीं मैं, आप देख लिए भी, उसमें मैं फिर 2 गोल्ड मेडल भी जीते हैं, सिल्वर भी जीता है, 4 ब्रॉन्ज भी जीते। फिर वो कंटिन्यू मेरा प्रोसेस हो गया। करेक्ट। फिर वो 42 किलोमीटर में भी मेरे गोल्ड जीते। तो वो मजेदार इवेंट थे। टफेस्ट थी शिमला वाली, वो आपने जिक्र कर ही दिया उसका। एक और नैनीताल में होती है, वहां भी मैं गोल्ड मेडल लेके आया था। तो ये मतलब लाइफ ने एक रास्ता दिखा दिया। पर एक पोजीशन जरूर थी जिम जाने के पीछे, कि बॉडी तो कैटाबॉलिक में चलेगी, पतली ज्यादा हो गई, लेकिन जो पेड़ था, क्योंकि उसकी बारी सबसे बाद में आती है, तो जो थोड़ा दिखता था वो ज्यादा दिखने लगा। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए साथ में। फिर मैंने करीबन, तो अंकल, हाँ जी, 71। अंकल एक बात बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अंकल एक बात बताइए, आप हाँ आपने जो आपके जो मिसेस थे, हाँ जी, उनका नाम आई थिंक मंजीत जी थे, right? हाँ जी, मनजीत कौर। तो तो
काफी इंस्पिरेशनल थी। आई थिंक 1999 में जब मंजीत जी पास व्हेन शी पास्ड अवे, वो ऐसे तो थे जी के मैं आपकी कुछ हमारा। कुछ आज है जी। मैं आपकी कुछ कुछ तस्वीरें देख रहा था और देख के इतनी खुशी हो रही थी आप लोग दोनों की तस्वीरें देख के। ये इतनी ब्यूटीफुल, यू नो, आप लोग दोनों की तस्वीर थी। एंड आई अंडरस्टैंड दैट ये जो मोहब्बत और ये जो मोह थी आप लोग दोनों के बीच में, दैट इंस्पायर्ड यू 1999 विच इज नाउ 21 इयर्स बैक, और 21 साल से उनकी एक इंस्पिरेशन हैज ड्रिवन यू। सो बताइए थोड़ा मंजीत जी के बारे में और उनके असल में इंस्पिरेशन के हाँ, कैसा। असल में जब मेरी मैरिज हुई, जब उनसे उससे पता लगा कि मेरी 3 बहनें बहन भी आने वाली हैं, भाई वगैरह, सबसे बड़ा मुझको सारी चीजें समझ में थी। वो शुरू से ही बिजनेस में मेरे साथ बिजनेस करने लगी। उसकी सपोर्ट की बदौलत ही मैंने उनको सिस्टर की मैरिज की, अपने भाइयों की मैरिज की। तो वो इत, हम ज्वाइंटली इतनी बुरी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, इतनी ही हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम कोई भी चीज, चाहे गलत हो या अच्छी हो या बुरी हो, एक दूसरे से कभी छुपाते नहीं थे। अगर मेरे मन में किसी उसके प्रति कोई बात आ गई, उसके पेरेंट के प्रति कोई बात आ गई, उसके भाइयों बहनों के प्रति बात आ गई, या उसके उसके मन में आई, तो हम एक दूसरे से बड़े खुल के बात करते थे। तो ऐसी बॉन्डिंग थी कि कोई चीज हमसे छुपी नहीं थी, और एक दूसरे के भावनाओं की कदर करते थे, समझते थे। तो हम इतना जुड़ चुके थे। वो तभी उसके वाइफ वाइफ की डेथ को मैं कह नहीं सकता हूँ, डेट वाज ए बिगेस्ट शॉक फॉर मी। वो उसने मेरे को तोड़ दिया था। साल 1.5 साल मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस कह सकता हूँ कि डिप्रेशन जैसा, डिप्रेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे वो 1.5 साल में क्या कुछ हुआ है, मुझे कुछ मतलब मैं ब्लैंक हूँ उसके बारे में। उस पीरियड में उसके बारे में जिक्र भी करना चाहें तो मैं शायद बता नहीं पाऊंगा, इस तरह की सिचुएशन में निकला हूं मैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे बच्चे भी आने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, इनकी लाइफ को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। तो यही मेरी अपनी वाइफ के प्रति श्रद्धांजलि होगी, या यही मेरा उनके प्रति प्यार होगा, यही मेरा समर्पण होगा। बस उस टाइम मैंने सब कुछ उसी लिए करना शुरू किया, और फिर वापस मुड़ने की तो कोई बात थी नहीं, और फिर आगे बढ़ते चले गए। यही शुरुआत। मतलब ये जो आपने बात बोली, ये हमारे एल्डर्स के लिए पर्टिकुलरली बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज हमारे जितनी एल्डर्स हैं जो इमोहा के कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, इमोहा के कम्युनिटी मेंबर्स में ऐसे बहुत सारे एल्डर्स हैं जिनके जिनके स्पाउस अभी नहीं रहे, हस्बैंड आप हैज पास्ड अवे, वाइफ हैज पास्ड अवे। तो ये जो आपने बात बोली कि समथिंग दैट ट्रूली इंस्पायर्ड एंड इंस्पिरेशन केम फ्रॉम योर वाइफ, मंजीत जी से आपको ये इंस्पिरेशन आई और आपने अपने आप को पूरा चेंज करने के लिए यू टुक अ डिसीजन कि नहीं चेंज करना है। तो मैंने ये झोंक दिया है जी अपने आप को। हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो बसल मैंने उस सिचुएशन को याद करके उसी को समर्पण कर दिया। अपना लाइफ ये इस तरह जीनी है कि दुनिया में मेरा नाम आए तो उसका नाम भी आए। इसलिए मैंने जोर लगाया सो पूरा, ब्यूटीफुल, और वो प्रभु की बड़ी कृपा है। दैट इज द हिस्ट्री नाउ। सो ब्यूटीफुल। एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू मैराथन? मैराथन कहाँ से इंस्पिरेशन आई? ये जो चंडीगढ़ में आपने देखा उसी से इंस्पिरेशन आई थी? हाँ जी, क्योंकि असल मैराथन में दौड़ना इज अ वेरी बिग थिंग। सो हाउ डिड मैराथन स्टार्ट? वो मैराथन बताया ना भाई, जब मेरा पेट दिख रहा था, किसी ने बोला तो मैंने कहा भी कुछ तो करूंगा। मैं जिम वगैरह मैंने तब तक कभी किया नहीं था। वो हमारे बचपन के टाइम में तो जिम होते भी नहीं थे। तो देसी करेक्ट। मतलब दंड बैठक लगा दिए, इसको आज पुशअप स्क्वाट कह देते हैं, तो वही करते थे थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो टाइम ऐसा आया है, दोबारा से हम उसके अंदर जब झोंकने की बारी आई, तो मुझे एक ही चीज नजर आ रही थी भी, बिना वेट के या बिना इक्विपमेंट के मैं यही कर सकता हूँ। आज ही मेरे को किसी ने बोला और सवेरे ही करना है, तो मेरे को इमीडिएट बस 2 शॉर्ट और 2 टी-शर्ट खरीदनी थी, ताकि मैं अल्टरनेट डेज में चेंज करके दौड़ सकूँ। वही शुरू किया मैंने। पहले तो मुश्किल से एक राउंड लगाना भी, जो ग्राउंड का जो फुटबॉल ग्राउंड थी वहाँ, एक राउंड लगाने में मेरे को 2 बार पसीना आ गया, थक गया था मैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने वो दौड़ने वाला एरिया बढ़ाता गया, और जब थक जाऊं थोड़ा पैदल चलता था, फिर सांस फूलना बंद हो जाता था, फिर दौड़ना शुरू करता था। ऐसे धीरे धीरे दौड़ने वाली जगह को बढ़ाता गया और चलने वाली कम करता गया। एक टाइम आया कि मैं 5, 10, 15 किलोमीटर तक ऐसे दौड़ने लगा। फिर उसको बढ़ाता चला गया, तभी बताया भी 42 किलोमीटर मेरे लिए
बड़ी आम बात होगी। मतलब ऐसा टाइम था जब जो जिन दिनों में मेडल जीते हैं तो हर महीने ही एक आध मेडल आता था, ऐसी सिचुएशन थी, शायद कोई एक आध महीना छूटा होगा। मैं ये देख रहा था कि 2000 से लेके 2008 में आपने सबसे पहले सीनियर कैटेगरी में जब आपने मेडल मिली थी, उसके बाद एवरी ईयर हर साल कुछ ना कुछ सिल्वर या हाँ, गोल्ड मेडल्स फिर करते, आपको हाँ मिल। जी, करते करते चले गए। ये तो ऐसा टाइम आया जी, तो जब जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो हमारे यहाँ कंपटीशन होते हैं। एक कंपटीशन कराया था मर्सिडीज बेंज वालों ने। एक तो दो दो तरह की कंपटीशन, एक था आर्म रेसलिंग का कंपटीशन था। वो 23 साल का लड़का है, जिसके साथ मेरा आर्म जोड़ा गया था। तो आर्म रेसलिंग में भी मैंने उसको हरा दिया था। तो मेरे हौसले इन चीजों ने बढ़ाए। फिर एक बार पुशअप कंपटीशन में मैंने 584 पुशअप लगाए थे इन वन गो। Oh, that was my ओ माय गॉड। biggest achievement there. अब मैं क्लैप पुशअप मतलब बिना, एक बार दोबारा बताइए कितना पुशअप्स लगाए आपने? हाँ जी हाँ जी, अभी मैं सिंगल फाइव हैंड पुशअप, फोर अभी मैं सिंगल हैंड पुशअप, डबल क्लैप पुशअप, थ्री क्लैप पुशअप, सभी तरह ये लगाता हूँ। और इंस्टाग्राम पे मेरे आप वीडियो देख सकते हैं, रोज एक दो वीडियो मैं रोज डालता हूँ। कोशिश करता हूँ वेरी हर वक्त नाइस। कुछ ना कुछ नया डालने की। अभी कल मैंने एक डाला है, वो बोसू बॉल होती है हाफ, जो उसमें खड़ा होना भी मुश्किल होता है, उसमें स्क्वाट भी बड़ा मुश्किल होता है। मैं उसमें 40 kg वेट कंधों पे रख के उसको स्क्वाट लगाया, बड़ा बढ़िया लगा है। इतना कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। सो स्वीट। सो अंकल, फिटनेस के बारे में बताइए। आपने बताया कि मैराथन में जा रहे थे, फिर देन यू डिसाइडेड कि आपको जिम जाने का मन हुआ कि अब आप जिम में जाना चाहते हैं। तो ये मैराथन से जिम की जर्नी थोड़ा सा और बताइए, कैसे कैसे हुआ? व्हाट बस इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ रेगुलर जिम? वो रेगुलर तो यही हुआ जी, बेसिकली पेट, क्योंकि मैं बताया पेट ज्यादा दिखने लगा था। तो मुझे यही लगा भी जिम जाऊंगा तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ये कम हो सकता है। तो मैंने फिर वो ज्वाइन किया। सिर्फ एक साल पैसा दिया है जिम को मैंने, उसके बाद पैसा भी नहीं लिया उन्होंने मेरे से, क्योंकि एक साल में, क्योंकि मैं एक साल में ही अपनी, क्योंकि स्टेमिना मैं बढ़ा चुका था, रनिंग की वजह से मेरा बढ़ चुका था। तो उसके बाद में जैसे से मैं एक्सरसाइज में आया, क्योंकि मैं बचपन में भी पुशअप और स्क्वाट बहुत ज्यादा लगाए थे जब मैं एक्सरसाइज करता था। तो राइट। वो 5-6 साल ऐसे थे, वो रोज 500 पुशअप लगाना, 1000 बैठक लगाना, वो मेरी रोज की रूटीन थी। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ था, मेरी स्टील बॉडी जैसी स्टील बन चुकी थी। लेकिन वो 40 साल के गैप ने, चाहे वो हल्का किया भी होगा, लेकिन जब जैसे ही मैं दोबारा शुरू हुआ हूँ तो शायद मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ जल्दी वापस आ गई। तो वो करेक्ट। मैंने लड़कों को भी कम्पीट करना शुरू किया वहीं पे। फिर धीरे धीरे एक साल के बाद चांस से वो कंपटीशन आ गया। कंपटीशन जीता तो मुझे उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जिम ने। तो उसके बाद मेरे से कोई फीस ही नहीं चार्ज की। फिर ये चलता चला जा गया। असल में जिम में पीछे एक ही था मकसद, कि वो फिटनेस की जो कमी है, जो अभी मैंने पीछे एक साल लगा कर इसके ऊपर ट्रेनिंग कोर्स भी किया है, जो मसल की पूरी स्टडी होती है, जिसे बोलते हैं डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग। वो यूके गवर्नमेंट राइट। की तरफ से होता है, वो अभी कंप्लीट किया है। हालांकि वो सर्टिफिकेट मुझे बोल रहे थे आने वाला आजकल में, अभी भी हर हफ्ते मुझे लटका रहे हैं भी अभी आने वाला, ये लॉकडाउन की वजह से लेट हो गया है। शायद इसी वीक में मेरे को मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। और अपने वेरी बैच पे नाइस। मैं ही आई एम द ओनली वन जिसने जल्दी कंप्लीट किया, बाकी 5 बंदे और हैं, वो उनका अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। हाँ। सो सो एज अ कोच, फिटनेस तो आपने किया ही है, उसमें जिम में भी आप कर ही रहे थे। कोच बनने की मोटिवेशन कैसे थी? आपने वहां पे जिम में जब यंग लोग और जो एल्डर्स वहां आते थे, हाँ, तो कैसी जी जी। इंटरेक्शन होती थी जब आप वहां पे? नहीं, मैं आपकी कुछ वीडियोस देख रहा था कि जिम में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और चारों तरफ से जो लोग हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ बताइए किस तरह से इंटरेक्शंस होती थी, खासकर जो नौजवान वहां जाते थे, वो आई एम श्योर दे वुड बी वेरी इंस्पायर्ड बाय सीइंग यू देयर। असल में शुरू शुरू में जो भी मेरे साथ आते भी थे, कई बार तो मैं कोई बोलता था ना, दूसरा कोई ट्रेनर भी, "भाई, आप इनके साथ एक्सरसाइज लगाओ।" तो ऐसा महसूस होता था, बुड्ढे के साथ क्या लगाएंगे हम एक्सरसाइज, तो ये क्या करेगा भाई। ये किसी ने मेरे को अगर बाबा जी बोल दिया, जब ऐसा बोलते हैं, तो मैंने एक ही बात कहता हूँ, बाबा बोला है ना मेरे को, तो मेरे को पहले मेरे को हरा दो अपनी कंपटीशन में,
फिर मेरे को बाबा चाहे बोलना है। तो मैं उनको बाबा बोलने से रोकता था इसी वजह से। तो इस तरह शुरुआत हुई। अभी मैं खास तौर पे अपने पार्क में कोई उसमें चार्जेस नहीं देता, फ्री कराता हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि जो जो लोग जिंदगी से हारे हुए महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर जीने की जिज्ञासा पैदा की जाए। तो बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हैं और ऑलमोस्ट हर रोज एक दो बंदे उसमें एड अप हो रहे हैं। तो वो एक 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 दो लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। तो उनकी करीबन 12-13 साल से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और बड़ी ज्यादा पेन होती थी। तो मैंने कहा इट्स ए लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, ये आप आओ मेरे पास, मैं ठीक यहाँ ठीक हो जाएंगे। वो 2 या 3 दिन में पूरी तरह से हेल्दी हो चुके हैं। अब वो पूरी एक्सरसाइज भी लगाते हैं। वो बोल रहे थे मैं ड्राइव नहीं कर पाता था, मेरे घर वाले कह रहे थे भी अब बेकार हो गए हो, बच्चों को भी बुलाना पड़ता है कहीं जाना हो। कहता मैं अब लंबी लंबी ड्राइव लगा रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो बेसिकली अंदर से वो जो जीने की इच्छा थी ना, वो पैदा करने की जरूरत है। वो मेरा वहाँ मेन मतलब उनके अंदर वो चीज पैदा करना है कि आप सब कुछ कर सकते हो। जो अब किसी को पुशअप नहीं लगाना आता तो मैं से उसके इजी वे बताता हूँ। पहले आप खड़े होकर पुशअप लगाओ, हल्का सा दीवार के सहारे, ये कर पा रहे हो, फिर धीरे धीरे घुटने नीचे रख के लगाने की कोशिश करो। एक एक स्टेप उनका बढ़ाता हूँ। वो हफ्ते 10 दिन के अंदर सभी शुरू हो जाते हैं। जो बिल्कुल कई लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जिनके घुटनों में रॉड पड़ी हुई थी, सरिया पड़ा हुआ था, ऑपरेशन करा के उन लोगों को भी दोबारा एक्टिव किया है और ठीक चल रहे हैं प्रभु की कृपा से। दिन ब दिन मैं अब ये लॉकडाउन हट जाएगा तो शायद यहाँ 200-250 लोगों की भीड़ भी होगी हमारे यहाँ, आई बिलीव इट। ये लॉकडाउन से थोड़े डरे भी हुए हैं लोग। हम भी नहीं चाहते ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो ताकि वो कोई इशू नया और न खड़ा हो जाए। इस वजह से आराम से चल रहे। अमेजिंग, अमेजिंग। कृपा जी एक बात बताइए, आपके परिवार में आपका जो फैमिली है, आपके 2 लड़के हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं। आई आई अंडरस्टैंड दिल्ली से आप चंडीगढ़ में अपने बच्चों के साथ रहने के लिए आए। आपके परिवार में आपके जो बच्चे हैं, आपके जो फैमिली है, उनका कैसा व्यू रहा है? हाउ हैव दे रिएक्टेड? क्योंकि ये बहुत गर्व की बात है और बहुत ही ज्यादा मतलब आई कैन ओनली इमेजिन दैट आपके घर में बच्चे और जो ग्रैंड चिल्ड्रन है कितना खुश होंगे हमेशा दिन रात की मेरे दादाजी इतने इतने एक्टिव हैं, इतने फिट हैं। टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट फैमिली, एंड फैमिली किस तरह से आपके साथ रही है लास्ट 20-25 इयर्स, सपोर्ट सिस्टम कैसी रही है? मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी फैमिली है। वाइफ जब तक थी तो मेरे वाइफ की पूरी सपोर्ट मिली है। वाइफ की डेथ के बाद मेरे, ये मैं कह सकता हूँ कि बच्चों ने भी मेरे को संभाला है। मतलब बच्चे मेरे साथ पूरी तरह से जुड़ गए। अब मैं उनके ऊपर, इसलिए मैंने कोशिश की मैं उनके ऊपर बोझ ना बनूं, उनका सहायक बनूं, फिर तो मेरा बेनिफिट है। अगर मैं ही बोझ बोझ बन गया तो वो उनकी मदद तो मैं कर नहीं सकूंगा, वो उनके लिए और बोझ बनने वाली बात होगी। इसलिए मैंने तभी मैंने मेरी ध्यान इस तरफ गया था। और फिर वो बताया था ना, पेट की वजह से भी थोड़ा ख्याल चला गया। दूसरी बात, जब मैंने दौड़ना शुरू किया वहां तक तो उनको कोई इतराज नहीं था। भाई ठीक है, चल रहे हैं, धीरे धीरे दौड़ रहे हैं। फिर दौड़ने में मेरी स्पीड बढ़ चुकी थी। जब वो मैं मैराथन एक बार मेरे साथ वो जो पहली बार मैराथन दौड़ने गया था, तो मेरा बेटा मेरे साथ गया था वहां पर देखने के लिए पापा कैसे दौड़ते हैं। उनको बड़ा हौसला हुआ भी जब मैं यंगर्स को हरा के सिल्वर जीत के आया था। फिर वो 2-3 बार और भी मेरे साथ गए। फिर उनको लगा भी जाने की जरूरत नहीं है, ही कैन हैंडल हिमसेल्फ। तो मैं लगातार चलता चला गया। लेकिन जब मैंने जिम ज्वाइन करने का मैंने मन बनाया, तब मेरे को सभी घर वालों ने, तो वहां तो लड़के आते हैं इतने यंग होते हैं, इतना वेट उठाते हैं, कभी कोई वेट कोई पैरों में गिर गया या कहीं चोट लग गई, कोई हड्डी वड्डी खिसक गई, कुछ और होगा तो इस उम्र का स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलेगा, इस तरह मजाक उड़ाते थे। तो मैंने कहा मैंने एक ही जिंदगी में सोची है, जिंदगी जीनी है तो पूरी तरह से एंजॉय करके जीनी है। डर डर के जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा मैं करता हूँ, कोई नहीं, मैं अपना प्रिकॉशन लूंगा, ध्यान रखूंगा, चिंता मत कीजिए। और मैंने बिल्कुल ध्यान रख के किया। अभी भी मैं पहले एनवायरनमेंट देखता हूँ, आस पास में कोई और हो सकता है, मैं एक्सरसाइज ठीक लगाऊं ना लगाऊं, साथ वाला कोई वो ठीक नहीं लगा रहा, उसके हाथ से कुछ चीज छूट जाए, मेरे ऊपर गिर जाए, तो मैं थोड़ा गैप रख के करता था। भी कोई अगर उनके हाथ से छूटेगा भी वेट तो मेरे पैरों पे या मुझे ना लगे। थोड़ा पहले ध्यान रख के किया, फिर हल्के वेट से शुरू किया, धीरे धीरे वेट बढ़ाता चला गया और बढ़ता चला गया। ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे को, मैं ये दे दीजिए भी 140 किलो की मैं डेडलिफ्ट
आज की डेट में लगा लेता हूँ। मेरा अपना वजन जो है 65 kg, ओहो वाह। वो बड़े आराम से लग रही है। मतलब ऐसी कोई ऐसा एक्सरसाइज नहीं है जो यंगर्स लगा रहे हो मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। और मैं कोशिश कई बार मैंने उनके लिए ऐसी चीजें बना दी हैं, ऐसे एक्सरसाइज लगाई है जो यंगर्स के लिए चैलेंज बन जाती है। बेसिकली क्योंकि मैंने वेट अपना रोक रखा है, वेट ज्यादा बढ़ाया नहीं, और उसको भी कंट्रोल रखा और स्ट्रेंथ भी डाउन नहीं होने दी। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा वेट बढ़ा के एक्सरसाइज करते हैं लोग, वो बॉडी वेट पे वो मेरे से मार खा जाते हैं, क्योंकि वो फिटनेस वजन तो उठा सकते हैं लेकिन वहां मार खा जाएंगे। तो मैंने दोनों तरफ बैलेंसिंग करने की कोशिश की, भी वेट भी मैं उठा सकूं और फिटनेस के लेवल से भी, चाहे मुझे दौड़ना पड़े। रनिंग अब भी मेरे को फास्ट रनिंग करनी होती है, 100 मीटर की, 200 मीटर की, अभी भी मैं जंगल को टक्कर देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और ठीक चल रहा है काम। सो नाइस। अंकल कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए आपके हिसाब से? अगर मैं इस शो को सुन रहा हूँ और आपके जैसे इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इतनी इंस्पिरेशनल पर्सन है, अगर कल सुबह से हमें स्टार्ट करना हो तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? हाउ शुड आई स्टार्ट एंड देन धीरे धीरे कैसे ग्रो करना चाहिए? एंड टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द स्टेजेस, धीरे धीरे कैसे कर सकते हैं? पहले तो मन को समझाइए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने माइंड को पहले बहुत समझिए। और सुबह बहुत उठिए, सुबह उठिए, खाली एक चीज मैं ये भी कहूंगा भी खाली पेट एक्सरसाइज करने मत जाइए। ये लोगों को हमारे हिंदुस्तान में बहुत रिवाज है कि मैं पहले ही मोटा हूँ तो खाली पेट जाऊंगा, ऐसा कुछ कुछ नहीं। एक दो केला खा के, बनाना बड़ा सस्ता, सबसे चीपेस्ट फ्रूट है, वो लेके जा सकती है, या पीनट बटर के साथ एक ब्रेड ब्रेड का पीस ले लीजिए। कुछ थोड़ा सा 30-40 मिनट पहले खाने के जाने से पहले 30-40 मिनट पहले खा लीजिए। फिर आप, एक तो आपके अंदर एनर्जी होगी करने के लिए, मतलब खाली पेट करने से भी गड़बड़ होती है बहुत सी चीजों की। फिर जब जाएं आप शुरू करें, पहले आप सिंपल वॉक कीजिए, थोड़ा वॉक को जॉगिंग में कन्वर्ट कीजिए। जॉगिंग में भी जब थोड़ा जॉगिंग कर रहे हैं, थकने लगे तो फिर थोड़ा वॉक में आ जाइए, फिर जॉगिंग कर लीजिए। फिर धीरे धीरे जॉगिंग को थोड़ा सा रनिंग के में लाएं। जब सांस फूलने लगे फिर वॉकिंग पे आ जाइए। जैसे ही सांस थोड़ी बराबर हो जाए फिर थोड़ा जॉगिंग कीजिए या रनिंग कीजिए। धीरे धीरे रनिंग वाला पोर्शन बढ़ाते जाइए और पैदल चलने वाला कम करते जाइए, तो आपका स्टेमिना बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, जहां आपको घर में, अगर आप सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे आते हैं, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा बार घर में कोई सामान लेने जाना है, कोई और जा रहा है उनको रोकिए, आप जाइए, जाइए, नीचे उतरिए, चढ़िए, धीरे धीरे, मतलब अपने शरीर को खोलिए। जितना आप करते जाएंगे, जितना एक्टिव होंगे, उतना आप बिल्कुल ठीक होते चले जाएंगे। असल में हमारे शरीर होता है ना, तभी रुकता है जब हम खुद रोक देते हैं। इसे नहीं रोके तो ये जितने घुटनों की, आज मैं बहुत लोगों को यही देखता हूँ, घुटने ज्यादा दर्द करते हैं क्योंकि वेट बढ़ गया है, तो घुटनों पे वजन आ रहा है, घुटनों पे वजन आ रहा है तो तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। उसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप हिप्स को मजबूत कीजिए, अपने ग्लूट के एरिया को, बट के एरिया को, उसको मजबूत करेंगे तो आपके जो घुटनों पे वजन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके ग्लूट ऊपर का वेट को संभालने लगता है, तो थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे आपके घुटने। फिर धीरे धीरे आप घुटनों को एक्टिव कीजिए, तो ये भी एक्टिव हो जाएंगे, ग्लूट भी एक्टिव हो जाएंगे, तो आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक हो जाएगा सब। वो मैंने बताया ना, मसल स्टडी करने के बाद मुझे बहुत सी चीजें ऐसी पता लगी हैं। अब कई लोग देखे जो चेस्ट, आपने एक्सरसाइज करते देखे होंगे, जो बॉडी बिल्डर भी हैं, वो चलते हैं तो ऐसे कंधे ऐसे चलते हैं, आगे क्यों कंधे हो जाते हैं उनकी? बेसिकली उन्होंने चेस्ट की एक्सरसाइज बहुत की होती है, बैक की कम की होती है, तो चेस्ट शोल्डर है आगे को मूव हो जाते हैं, बेसिकली पोस्चर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सारी बॉडी का कोई भी पार्ट हम इग्नोर नहीं कर सकते, उन सभी पार्ट का ध्यान रखना जरूरी है। इवन गर्दन का भी, छोटे छोटे एरियाज की आप उसे डिवाइड कीजिए बॉडी पार्ट को पूरे वीक के अंदर, और सारे पार्ट को एक्टिव कीजिए, ट्रेन कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सब। सो नाइस अंकल। आपको हमारी जो इमोहा में हर दिन, जो भी हमारे इमोहा में मेंबर्स हैं, सुबह 8 बजे हमारी एक एक्सरसाइज होती है, फिर दोपहर को डॉक्टर या डाइटिशियन की डिस्कशन होती है, शाम को रंग बिरंगे प्रोग्राम्स होती हैं। और पूरे इंडिया में जहां जहां से लोग हैं, चाहे वो कलकत्ता से हो, कानपुर से हो, दिल्ली से हो, पंजाब से हो, वो एक साथ एक कम्युनिटी की तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इवेंट्स एंड एक्टिविटी करते हैं। आपके जैसे
इंस्पिरेशनल लोगों के साथ बात करते हैं, ताकि वो एक कम्युनिटी की तरह रह सकते हैं। सारे लोग एक दूसरे के साथ मिल बांट के अपनी सुख दुख की कहानियां वगैरह बात करके एक साथ रह सकते हैं। तो आपकी जो इससे जो स्टोरीज हैं ये बहुत इंस्पिरेशनल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा अपनी डाइट के बारे में बताइए अंकल। आई हैव बीन रीडिंग अबाउट योर डाइट एंड राजमा चावल से लेके बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पंजाबी घर में राजमा चावल तो होती है, ये बहुत नॉर्मल है। बट आपने नॉनवेज त्याग दी, नॉनवेज आप नहीं लेते हैं, प्योर वेजिटेरियन डाइट पे रहते हैं। क्या सीक्रेट है? व्हाट इज द सीक्रेट दैट यू वुड लाइक टू शेयर एल्डर्स के साथ और जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ अबाउट योर डाइट? देखिए, वीगन डाइट मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन वीगन डाइट कुछ लोग फॉलो कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, इस वजह से तो उनको टेस्ट के लिए लगता है कि अगर हम दूध भी छोड़ देंगे, पनीर भी छोड़ देंगे, दही भी छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आज की डेट में सभी चीज़ों के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। अगर करना चाहें, देखो ये उनके ऊपर है, मैं किसी को इस मामले में फोर्स नहीं करता। अगर आपके मन में है, एनिमल्स के प्रति मन में करुणा है, कहीं भी कोई दिखता है, तो बेसिकली मरे हुए मृत मृत को खाने वाली बात है। मैं इस मामले में ऐसा गिनता हूँ, वेजिटेरियन खाने जैसी कोई बात हो नहीं सकती। और जितना प्लांट बेस्ड फूड है उसमें जितना स्टेमिना है, उससे जितना आपके अंदर स्टेमिना बढ़ेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपका वेट जो है कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगा। जितने हमें हमारे पंजाब की तरफ दूध दही लस्सी घी के बहुत जोर होता है, लेकिन चाहे वो शरीर में ताकतवर दिखते हो, आज सबसे ज्यादा हार्ट के पेशेंट भी आपको पंजाब में दिखते हैं। उसका पीछे रीजन ये दूध दही लस्सी ही है। असल में हमारा शरीर उतना, जब पुराने वक्त वाली बातें नहीं रही, ना उस तरह के खाने रहे हैं, ना उस तरह का दूध मिल रहा है, तो सभी चीजों में मिलावट है, सभी चीजों में बड़े से डर्टी एलिमेंट जुड़ते चले गए हैं। आज सोसाइटी जो है, सबका मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह गया है, किसी भी तरह कुछ भी करके कमाना है, तो थोड़ा सा बचना जरूरी है। तो प्लांट अभी इस मामले में किसी हद तक सेफ है, प्लांट बेस्ड। हालांकि उसमें भी पेस्टिसाइड तो उसमें भी यूज हो रहे हैं, उसमें आप थोड़ा सा कर सकते हैं। जितने सब्जी वगैरह आप लाते हैं घर में, हम लोग क्या करते हैं, उसमें मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर 1 चम्मच डाल के पानी के अंदर वो सभी सब्जी को भिगो के रख दीजिए 10 से 20 मिनट। उसके बाद उसे सादे पानी से साफ कर लीजिए। वो जो टॉक्सिन्स हैं, जो उसके अंदर पेस्टिसाइड का असर है, लगभग 90-95% खत्म हो जाता है। इस तरह आप थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। हाँ, इस तरह एडजस्टमेंट कीजिए। मतलब खाना जो है, वेज जैसी कोई बात नहीं। जो शाकाहारी भोजन खाने का जो मकसद है, वो आपको खुद को लगेगा कि आपके अंदर दोबारा ताकत आनी शुरू होगी। क्या बात है। और ये तो आपके उससे अंकल कब क्योंकि से चालू, हजम ये अंकल कब से चालू हुई थी स्टार्ट किया? वेजिटेरियन तो मैं शुरू से ही था। वेजिटेरियन तो हम शुरू से ही थे, लेकिन वीगन का जो सिचुएशन है वो पिछले 2-3 साल से आया। वो भी एक दो वीडियो देख लिए थे ऐसे, जिन्होंने मेरे कान खड़े कर दिए कि यार, हम जो खा रहे हैं उसके पीछे कितने लोगों की, कितने जानवरों की क्या 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 उनके साथ हो रहा है। ये देखने के बाद मतलब वो, जो जिसके अंदर जरा सी भी करुणा होगी वो नहीं ले पाएगा। तो मैं उस वजह से सोचना भी बंद कर दिया इसके बारे में। एक वीडियो था, शायद आपको मैं नाम शेयर करूंगा, वाई डेयरी इज क्रूअल। वाई डेयरी इज क्रूअल। अगर आप दिखा सके कि कभी इनको बुजुर्गों को, उसके बाद में आप देखेंगे उसमें से, मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं 60 से 70% लोग जो है उनमें से एकदम पीछे हट जाएंगे। इस तरह की चीज है। वेरी मतलब इंटरेस्टिंग। कुछ अगर आपको अपना दर्द महसूस होता है, तो दूसरे का दर्द भी आपको बिल्कुल, अगर आप इतने भी मानसिक रूप में इतने कमजोर हैं तो बात अलग है। कहीं 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 भी जरा सी दिमाग के अंदर ये चीज करुणा है, 1% भी है, तो आप उससे हट जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अंकल, मैंने सुना है कि आप सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में काफी एक्टिव हो गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने ये भी सुना है कि हमारे देश के जो कहते हैं कि जो नौजवानों का एक सोशल स्टार हैं, विराट कोहली जी हैं, अनुष्का जी हैं, वो काफी बड़े फैंस हैं आपके। जी थोड़ी जी। सोशल मीडिया के बारे में बताइए, टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए कि कैसे आपकी, हाउ इज योर इंटरेक्शन बीन विद टेक्नोलॉजी? आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं
फेसबुक, हाँ, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इसमें जाते हैं? कैसा लगता है आपको ये टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्शन करना? मैं बताता हूँ। ऐसे में जब मैंने दौड़ना शुरू किया था उन दिनों में ही, मतलब ये आज से 12-13 साल पुरानी बात होगी, जब मैं दोबारा एंट्री मारी है फिटनेस में, तो वहाँ क्या था, मुझे लगता था कि क्योंकि बच्चे आजकल कंप्यूटर पे खेल रहे थे, कंप्यूटर पे काम कर रहे थे बिजनेस के लिए भी, दूसरे भी, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैं आउटडेटेड होता जा रहा हूँ। तो मुझे इसके साथ, देखो आज के समाज के साथ चलना है तो इन चीज़ों का नॉलेज तो होना चाहिए। अब मैं अब बच्चे को जिस तरह से बताते थे ये बस कुछ नहीं, इसको ये पकड़ो कर लो, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि माइंड तो बताया था, 1.5 साल की वजह से डिस्टर्ब था वाइफ की डेथ के बाद भी। पर मेरे अंदर सीखने की इच्छा शुरू से थी, मैं पढ़ने का शुरू से बहुत शौकीन था। तो मैंने कुछ नहीं किया, जहाँ हमारी जो स्टोर था चंडीगढ़ में, उसके सामने एक इंस्टीट्यूट था, मैं कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट था, मैं वहाँ चला गया ऐसे ही। तो मैंने कहा भाई, तो मैंने बोला यार मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। उसने कंप्यूटर में इट्स वेरी बिग सेटअप, आप उसमें कौन सा एप्लीकेशन सीखना चाहेंगे, अभी क्या चीज़ सीखना चाहेंगे। मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी, मैं तो इस कंप्यूटर को यही समझा टाइप करना है, जैसे टाइप टाइप करता था, जो लिखेंगे वो लिखना है, भाई इतना आना चाहिए, काम चल जाएगा। तो कहते हैं इसका मतलब आप पहले वर्ड वर्ड पे आप लिखना सीखिए। वो मुझे थोड़ा सा उसने मैं 1 महीना के लिए ज्वाइन कर लूँ, कहता नहीं आप, आप आए इतने उम्र वाले, मैं बंदा पहली बार देखा जो खुद आ रहा है मेरे पास, आप आ जाइए, कोई नहीं, आधा घंटा घंटा लगा जाए करिए, कोई बात नहीं। तो मैं 5-7 दिन लगाया, उसके बाद में मैंने सबसे पहले शुरुआत की फेसबुक से, तभी से फेसबुक में, क्योंकि मैं शुरू में लिखता भी था, मेरा थोड़ा सा माइंड, क्योंकि मैं बुक्स का काम करता था, मैं बुक पढ़ता भी था, तो मेरा ध्यान ज़्यादा कह सकते हैं लिटरेरी माइंड था थोड़ा सा। तो मैंने उसमें फेसबुक में बहुत कुछ लिखना शुरू किया। पहले हेल्थ इशू के ऊपर लिखा, फिर कोई सोशल लाइफ के ऊपर लिखा, फिर पॉलिटिक्स पे भी लिखा। वो मेरा लिखने वाह। का अंदाज ऐसा था कि धीरे धीरे वो मेरे फॉलोअर जो वहाँ पे जो फ्रेंड्स लिस्ट थी वो बढ़ती चली गई। तो ऐसी बढ़ी कि मतलब ये कह सकता हूँ 8-9 साल से जो 5,000 फ्रेंड्स की लिमिट होती थी फेसबुक में, वो 5,000 की लिमिट मैंने 9 साल पहले ही कंप्लीट कर दी। वो आज भी 5,000 बंदे मेरे वाह। साथ जुड़े हुए, हाँ जुड़े हुए हैं। बीच में से 5-10 निकल जाते हैं तो 5-10 ऐड कर लेता हूँ। तो ये इस तरह चल रहा है। तो वो मैं लिखता चला गया, मेरे को सोशल मीडिया की पावर तो पता लग चुकी थी, जो मैं कहता था कितने लोग उससे सहमत होते थे, कितने लोग उसके ऊपर डिबेट भी करते थे, उनके जवाब भी देता था। फिर मैं पहले इंग्लिश में लिखता था, फिर मुझे लगा कि जो पूरे इंडिया में जाना है तो ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाने के लिए हिंदी में मुझे आना चाहिए। फिर मैंने हिंदी में लिखना सीखा। पहले हिंदी में टाइप करनी मुश्किल होती थी, गूगल में एक ऐप होती थी, किसी ने मुझे बताया भी इस ऐप की हेल्प लीजिए, वो किया। अब तो मैं सीधा टाइप हिंदी में कर लेता हूँ, ऐसी कोई इशू नहीं, वो करता चला गया। वाह। लेकिन फेसबुक टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था। सबसे बड़ी बात थी, मैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज जब कर रहा था, कुछ लोग मेरे पास आते थे, यार वो जो आपने वो एक्सरसाइज लगाई थी ना, वो मेरे भाई हैं, इनको दिखाओ जरा। तो मुझे वो फेसबुक में वो चीज ढूंढने में बड़ा टाइम लगता था। तो फिर 2 साल पहले मेरे पोतियों ने मेरी हेल्प की, कहते आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहां पे आपके सारे वीडियो एक ही जगह पे दिखते हैं, जो सा कोई दिखाना हो किसी को, आप क्लिक करेंगे सामने दिख जाएगा। मैं कहा ये भी ठीक है। तो मैंने, हालांकि वो मेरा अकाउंट तो मेरी पोती ने बनाया है, पर अब मैं उसे पूरा हैंडल खुद ही करता हूँ, नई पोस्ट डालनी जो करनी है वो क्या सारा करता हूँ, और चल पड़ा इस तरह ये भी। क्या और बात है, बहुत जो भी बढ़िया। कोई जो भी कोई कमेंट करता है, मेरी एक जरूर इच्छा होती कि उसका जवाब, उसका थैंक यू जरूर करूँ। कमेंट का जो सिर्फ हेलो हाय हेलो करते हैं उसकी बात नहीं करता हूँ मैं। किसी ने उसके बारे में कहा तो उसका कोई जवाब जरूर दे। कोई किसी का क्वेश्चन आया जाए, कोई तो आप पूछते हैं कि कैसे कर रहे हो, तो मैं उसके बारे में जरूर लिखता तो अंकल जी, ये जो एक जज्बा है, जो जुनून है, जिसको कि कुछ भी चीज हो, ऐसा कोई है नहीं जो आपने कभी सोचा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो हमारे हूँ। ये वो एल्डर्स के लिए और हमारे जो सन्स एंड डॉटर्स हैं, ये बच्चों को भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जानना कि ये अपने पेरेंट्स के बारे में ये ना समझे कि वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने जिंदगी में ना किया हो सकता है कि उन्होंने अपने करियर में नहीं किया हो, लेकिन वो अपने आप को री इन्वेंट कर सकते हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो हमारे एल्डर्स हैं शो पे,
what would you like to give them an advice? मैं पहले बच्चों को कहूंगा भी अगर उनके बड़े बुजुर्ग कुछ करना चाहते हैं तो उनको मोटिवेट करें, उनको हौसला बढ़ाएं, उनको इनकरेज करें, इसको तोड़े नहीं उनके हौसले को। बिल्कुल सही। ज्यादातर लोग तोड़ते हैं या तो इतना स्ट्रांग माइंड हो तो उनकी बातों को इग्नोर कर दे, सुने ना, या तो मेरे जैसा ऐसा पागल हो भी, सबने रोका भी, मैंने रुका नहीं, तो या तो ऐसे हो। अगर वो थोड़े से ज्यादा इन्फ्लुएंस है, पेरेंट के ऊपर बच्चों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो उनको तोड़े नहीं, बस ये आप उनका थोड़ा हौसला बढ़ाएं। और ऐसा नहीं, कोई भी चीज की जा सकती है। मैंने मतलब जब ये मैं 75 की एज में मैंने ये पढ़ाई शुरू की थी, और डेट वाज ये सिर्फ मेडिकल जैसी पढ़ाई थी कि पूरी एनाटॉमी उसमें पढ़नी थी। एनाटॉमी के ऊपर पूरे बॉडी पार्ट, पूरे उसके किस तरह हार्ट की फंक्शनिंग है, किस तरह लीवर की फंक्शनिंग है, किस तरह माइंड का, ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे पैंक्रियास का क्या रोल है, लीवर का, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज को उसमें करना था। उसके सबसे ज्यादा नंबर इसी में थे। तो ये चीज आपको आएगी तो आप ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज गलत होगा तो आप अपने जिसको आप ट्रेनिंग देने लगे उसको गलत चीज सिखा देंगे तो फायदा करेगी जगह नुकसान करेगी। इसलिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान था। तो मैंने पूरी स्टडी की। घर वाले भी हैरान थे, इतनी मोटी मोटी पोथियां, इतनी मोटी मोटी बुक्स लेके आ गए हैं इस दौरान पढ़ने में। और मैंने पढ़ा भी और पूरी तरह से क्लियर किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि नहीं हो सकता था। फिर मतलब आप जब आपके मन में ये चीज आ जाती है, आपको अपनी विल पावर खड़ी करनी होती है, आपको अपने मन को समझाना होता है कि यू कैन डू इट। जब आपने ये सोच लिया है अपने माइंड को, जो आप कह देते हैं, मैं जब वेट लिफ्टिंग भी करता हूँ तो यही सोच के करता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। बस जैसे ही सोचता हूँ वो जैसे जोर लगाता हूँ उठ जाता है। तो जो पहले कहते थे, या मुझे अभी भी मेरे से जहाँ कुछ लोग आते हैं जो एक्सरसाइज करते थे, तो ये तो मुझसे नहीं होगा। मैं कहा आप पहले ही बोल दिया आपने, नहीं होगा तो नहीं होगा, आप बोलिए मैं कर सही सकता बात। हूँ। तो इसको थोड़ा हल्का सही करके बात। कीजिए। वो शुरू हो, अब धीरे धीरे सब 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 मेरी बात सुनते हैं। एक दिन जिस दिन मैं नहीं जा पाता हूँ, बाई चांस एक दिन छुट्टी हुई है, मुझे कहीं जलंधर जाना पड़ा था, तो मेरे जो साथी और मेरे मेरे हम ऊपर तो नहीं है, तो लड़के जो थोड़े बढ़िया कर रहे थे, उनके जिम्मे लगा गया भी इनको कराना है आपने। तो वो आगे बताते थे भी कुछ नहीं कराया इन्होंने। मुझे बोल रहे थे ये इन्होंने किया ही नहीं, मैं तो कोशिश करता रहा। बेसिकली कोशिश कराने की जगह उनको मोटिवेट, उनको जिगाना, उनके अंदर जोश भरने की जरूरत है। वो जो मैं सबसे पहला काम जाते ही यही करता हूँ, उनके अंदर भी आज आए हो, आज आपने क्या नया करना है। और मेरी कोशिश होती है उनको रोज एक्सरसाइज भी नहीं कराऊं, ताकि उनके अंदर बोरियत भी ना हो, उनको नया लगे कि ये पार्ट मैंने कभी नहीं किया था, इसको भी आज हमने कर दिया। माइंड का और बॉडी का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। जब हम छोटी छोटी चीजों को कवर करते हैं, उनका माइंड भी उतना ही एक्टिव होने लगता है। जब रोज नई एक्सरसाइज करें तो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, इंक्रीमेंटल चेंजेस करें, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करते रहें एवरी डे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हर बॉडी के वेरी हर नाइस। छोटे छोटे पार्ट को आप छेड़ सकते हैं। आपको उंगली का छोटे से छोटा हिस्सा पकड़ना है, छोटे कोई भी पार्ट। आप ये बॉडी बिल्डिंग में हमने देखा है, यहाँ पर ये जो जिम में भी देखा है, नेक की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, एक बंदा भी नहीं करता वहां। तो मेरे को क्योंकि आदत थी वो बचपन में, क्योंकि जब कुश्तियां करते थे तो नेक की वहां एक्सरसाइज कराते थे, क्योंकि जो आपका जो दुश्मन होगा या आपका जो कंपटीटर होगा वो आपकी गर्दन पे ही वार करेगा। तो हमने वहां पे मजबूत कर रखी थी। अभी मेरे आप एक दो वीडियो हैं, आप देखेंगे, सिर्फ गर्दन पे एक एक टेबल पे गर्दन रखी है, कंधा भी नहीं उसको टच किया है, और एक दूसरे टेबल पर सिर्फ पैर टच किए हैं। इस पे पूरी बॉडी वेट को मैंने बैलेंस रख के वहां पे एक्सरसाइज लगाई है, प्लैंक लगाया है। तो लड़के भी हैरान होते हैं ये किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो हो जाते हैं। अभी भी नए मेरे मन में है, तू जो चीजें नहीं करने वाली है, उसके लिए मैं अभी आगे कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मसल अप करने की एक टेक्निक है, जो हम पुल अप करते हैं, उसके ऊपर कैसे चढ़ना है। इस तरह की जो चीजें जो यंग करते हैं, जो यंग भी कोई कोई करता है। अब मैं देखता हूँ नॉर्थ में कैलिस्थेनिक करने वाले मुश्किल से 2 4 5 लोग होंगे पूरे नॉर्थ में। मतलब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली दिल्ली तक, राजस्थान एरिया, इनको सारे को कवर कर ले, मुश्किल से 2 4 5 लोग मिलेंगे। अब मेरा दिमाग में यह है कि मैंने इसको भी करना है इस एज में। तो अब मैं नहीं कह सकता भी 2 महीने में करूंगा कि 6 महीने में करूंगा, पर मैं करूंगा, अगर जिंदा रहा तो मैं करके जाऊंगा।
तो ये मन के अंदर है। वेरी नाइस, सो नाइस। एंड बच्चों के बारे में क्या, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू यंगस्टर्स जो अभी एल्डर्स नहीं हुए, अभी भी इन द 20s हैं या 30s हैं या 40s हैं, उनके लिए क्या आपकी एडवाइस होगी? बस सबसे बड़ी एडवाइस तो ये है कि आज के खाने को बदलने, अपनी ईटिंग हैबिट्स जो आज बहुत ज्यादा लोगों को तंग कर रही है। सबसे ज्यादा टाइम जो है सोशल मीडिया पे तो नहीं, वो लोग गेम खेलने में जिसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है उसमें टाइम वेस्ट ही करते हैं। वो जो कुछ क्रिएटिव कर सकते थे वो वहां पे टाइम डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहले टीवी ने जो इडियट बॉक्स बोलते थे वहां टाइम लोग वेस्ट कर रहे थे, लेकिन पहले तो शुरू शुरू में दूरदर्शन ही था तो 1-2 घंटे खराब होते थे। अब जो 24 आवर्स के इशू हैं तो माइंड को आप इतना इन्वॉल्व कर दिए कि आपको सोचने का वक्त ही नहीं मिलता, अब सारा दिन उसी को दे रहे। दैट इज वन साइड स्टोरी। आप जो दिखाना चाहते हैं आप देख रहे हैं, आप अपना आपका उसके अंदर कोई रोल नहीं है। तो थोड़ा सा देखिए, एक फिक्स कर लीजिए भी 1-1 घंटे के 2 स्लॉट देने हैं या आधा आधा घंटा के 2 बार देखने हैं, 3 टाइम फिक्स कर दीजिए। बाकी टाइम आप क्रिएटिविटी में लगाएं, किसी और एक्शन पे लगाएं, तब उसकी कोई आउटपुट निकल सकती है, वरना तो वो टाइम वेस्टेज हो जाएगी। दूसरा, खाने की आदतें इतनी गलत हो चुकी हैं, खाना पीना सोना सभी गलत हो चुका है। रात रात देर देर तक 12 बजे 1 बजे तक मेरे घर में भी होता है, मैं बच्चों को क्या बोलूं, तो सोते ही नहीं है रात को। जब देर तक जागेंगे तो सुबह कैसे उठेंगे, सुबह उठ नहीं पाएंगे, लेट उठेंगे। जो लेट उठेंगे शरीर सुस्ती सुस्ती भरा रहेगा, तो वो सारा सिस्टम साइकिल जो है सारा चेंज करने की जरूरत है। ऐसे ही खाने पीने में सही बात है। जंक फूड की तरफ ज्यादा ध्यान है, कोल्ड ड्रिंक जहर है, मीठा है। एक एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर कम से कम 12 से 15 चम्मच शुगर का उसके अंदर ऐड होता है, सिर्फ सोडे की वजह से वो पी बिल्कुल लेते सही हैं। बात, जो उनको 1 महीने में पीना बिल्कुल चाहिए वो एक 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 कोक से वो अपना काम कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान देने की जरूरत है। खाना पीना, मैं ये नहीं कहता कि आप पार्टी में मत जाओ, ये नहीं कहता कि आप बाहर का मत खाओ, लेकिन कभी कभार हो, वंस ए वाइज, हफ्ते में एक दिन रख लीजिए ऐसा, गंद खाना खाइए कोई बात नहीं, 6 दिन तो साफ सुथरा खाइए। थोड़ा बॉडी को, हमारी बॉडी आप देखिए, हम गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, हमें पता है इसके अंदर पेट्रोल डालना है या डीजल डालना है, जो उसका जिसके जिसके लिए उसका इंजन तैयार है। हम उसकी जगह को और चीज नहीं डालते। हम हम बोले 50 लीटर तेल डाला है गाड़ी के अंदर, एक कटोरी भर उसमें पानी डाल दो तो चलेगी क्या? वो आपको वो एक कटोरी के 1 चम्मच डाल दो तब भी आपको गाड़ी डिस्टर्ब करेगी, आपको तंग करेगी, आपको लगेगा कि नुकसान करती है। तो ऐसे ही शरीर भी है, जब हम इसके अंदर जबरदस्ती वो चीज डालते हैं जो इसके लिए शरीर बना ही नहीं है, जिसको वो हजम ही नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली क्या करेगा? जवाब देगा। जो जवाब देगा तो परेशानियां बढ़ेंगी। जो तभी आज लीवर के पीछे परेशान है, कोई किसी की किडनी खराब हो रही है। मैं तो हैरान होता हूँ किडनी कितने कैसे, क्योंकि पानी नहीं पीते, उसकी जगह के कोक पिए जाएंगे, उसकी जगह पे कोल्ड ड्रिंक पिए जाएंगे, शरबत पीते हैं। आज के रेडीमेड शरबत आ रहे हैं, चाहे जो मर्जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर मेरे मुंह से निकल जाते हैं नाम। बेसिकली कि मैं दिल से बोलता हूँ, ये रियल फियल ट्रॉपना शॉपना ये सब जितनी चीजें हैं कोई रियल नहीं है। आप उनके कंटेंट पढ़िए एक बार पीछे से, आपको लगेगा उसमें 80% तो वाटर और शुगर है। वो हम उसको गलत, अगर जूस पीना है, जूस मैं तो गिनता हूँ कि बीमारों का खाना है। जूस की जगह आप सीधा फ्रूट खाइए ना, क्या दिक्कत है? उसका पूरा फाइबर आपके अंदर बॉडी में जाए, आपका पेट कभी खराब नहीं होगा। अगर पीना ही है, कोई बीमार है, तो जूस फिर भी चलो, जो सामने निकाला हुआ जूस है ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए पूरा फ्रूट खाने की, उसका गुद्दा खाने की, ताकि उसके अंदर आपके फाइबर की कमी ना हो। आपका पेट सही रहेगा। पेट, दिमाग से और पेट से ही बीमारियां शुरू होती है। आपका दिमाग शांत है, आपका माइंड कंट्रोल है और पेट आपका सेट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी। 90% योर टाइम। अंकल, एक क्वेश्चन हमारे वन ऑफ आवर अटेंडीज ने एक सवाल पूछा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपका a lot of people have consume alcohol when they are younger or when they are in their elder years. What is your view about people consuming alcohol? मैंने तो इसी जिंदगी में अल्कोहल को छुआ ही नहीं है, पीने की तो बहुत दूर की बात। बहुत अच्छी बात है। आपको सुन के अजीब लगेगा,
जो दूध वाली चाय जो हम लोग पीते हैं, मेरे कम से कम 60 साल हो गए उस चाय को पिए। 60 years बैक मैं कभी एक दो बार कभी पी हो तो पी हो, मैं चाय भी नहीं पीता। मतलब बेसिकली हमें अमेजिंग। पता है ना ये चीज जो नुकसान करने वाली, जब आपका माइंड ये बताता है कि आप जो ले रहे हो वो आप खाने से पहले अगर जरा सा भी एक सेकंड के लिए सोचें भी ये हमारी बॉडी में जाके क्या करेगा, जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया आपका सारा काम ठीक हो जाएगा। अल्कोहल आप किसको नहीं मालूम कि हमारा शरीर को नुकसान करती है, किसको नहीं मालूम कि ये किडनी को खराब करती है, कौन नहीं जानता कि इससे दिमाग आउट होता है। तो आप समझते हैं कि शायद आप परेशानी से दूर हो गए, आप परेशानी से भाग नहीं सकते। वो 2-4 घंटे के लिए आप उस बेहोशी में रहेंगे, जब भी जागेंगे वो तंग तो करेगी करेगी। तो इसलिए बेहतर है उसको आप बोल्डली हैंडल करें, संभालें। और जिंदगी तो परमात्मा ने हमें कुछ सजा काटने के लिए थोड़े भेजा है यहाँ पर। खुशी सही बांटो, बात खुशी लो, खुश रहो, जिंदगी को जियो, पूरे लाइफ को जीना चाहिए, है। पूरे एक्शन के साथ जीना चाहिए। सो नाइस, सो नाइस। एक एक सवाल और हमारे एक अटेंडी ने लिखा है कि अ, कभी आपको ये फीलिंग नहीं आती है कि एक टायर्ड फीलिंग हो रही है कि आपने इतना कुछ किया है, इतना कुछ व्हाट हैज केप्ट यू मूविंग, कि हर दिन एक नया दिन है, एक नई जज्बा है, एक जुनून है। तो ये कभी कभी ऐसा फीलिंग नहीं आता है कि बहुत कर लिया, अब अब और नहीं होया जाता? वो क्या बस है आपके अंदर जो चलती रहती है? देखिए, जो चीज आप लगातार करते हैं, एक ही चीज को लगातार करते हैं, तो वो आपको बोरियत सी फैलू महसूस कराती है, कई बार थकावट भी महसूस कराती है। जब रोज आप उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस करते हैं, रोज उसमें कुछ नया जोड़ देते हैं, तो आपके अंदर नयापन रहेगा, आपका माइंड फ्रेश रहता है, तो आप उसको एक्टिव वे से कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो तंग करे। बाकी टायरनेस की बात, थकावट होती है, हमें भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थकावट को अपने ऊपर करेक्ट। हावी नहीं होने देते। उसको जब हम दोबारा बेसिकली हैबिट बनाने की बात है। हम लोग सोचते हैं हमें कोई मोटिवेट करेगा तो हम जाके एक्शन ले सकते हैं, मोटिवेट करेगा तो काम करेंगे। जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था, हम ब्रश करने जाते हैं अपने बाथरूम में, किसी हमें मालूम होता है कि मैं हरा ब्रश मेरा है, ब्लू ब्रश मेरी वाइफ का है, ये जो येलो ब्रश है वो मेरे बेटे का है, ये जो ब्लू लाइट ब्लू है ये मेरी बेटी का है। सबका मालूम रहता है। ऐसे मैं कॉलगेट इस्तेमाल करता हूँ, मेरे कॉलगेट यहाँ पड़ा होता है। वो मैं मेरे पापा मंजन इस्तेमाल करते हैं, उनका यहाँ पड़ा होता है, सब कुछ। क्योंकि वो आपने ऑर्गेनाइज कर रखा है, सारा ऑर्गेनाइज वे से है। जिंदगी भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए इस मामले में, वो हमने आदत डाल दी है। अगर हमें यही हो कि हमने अपने जाके वो 70-80 वहां पे पड़े हुए हैं ब्रश, उसमें से अपना ब्रश ढूंढना है, हमें यही नहीं पता हो कि पेस्ट कहाँ पे पड़ा है, तो लाइट जला के पहले ढूंढेंगे पेस्ट कहाँ पड़ा है, नीचे पड़ा है कि ऊपर पड़ा है, साइड में पड़ा है। ये नहीं पता हो पानी किस टूटी में से निकलता है, इधर उधर हाथ मारते रहेंगे, क्योंकि वो हमने पूरा पूरा उससे डिसिप्लिन बना रखा है, पूरा उसके ऑर्गेनाइज कर रखा है, तो हमें मालूम है। तो हमें वहां कोई जोर नहीं लगाना पड़ता है। गाड़ी चलाते हैं हमें ये नहीं ध्यान रखना पड़ता भी एक्सीलेटर पे पैर रख रहे हैं कि ब्रेक पे रख रहे हैं, क्योंकि माइंड के साथ वो आदत में शामिल हो चुका है। इसी तरह हमें फिटनेस को भी अपनी आदत में शामिल करना होगा। इसी आदत बना लीजिए, सिर्फ 20-21 दिन आप लगातार करते जाएं, आपकी आदत पकनी शुरू हो जाती है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आदत छोड़नी भी आपके हाथ में है, आदत नहीं अपनानी भी आपके हाथ में है। अच्छी आदतों को तो अंकल अपनाएं आप और बुरी आदतों को छोड़ें। तो नाइस। अंकल आपने आपका कोई कोई एग्जांपल होगा जो आप शेयर करना चाहते हैं, जिसमें कोई एल्डर होंगे जो आपसे इंस्पायर होके बिल्कुल फिट हो गए हैं? कोई ऐसा कोई एग्जांपल है? जो ऐसे बहुत होंगे, कोई एग्जांपल आप लेना चाहते हो जो पहले जिनकी फिटनेस ठीक नहीं थी और आपसे मिलके और आपके साथ टाइम स्पेंड करके आज बहुत फिट हो गए हैं? कोई एग्जांपल है ऐसा? ऐसा है, वो आप मेरे वीडियो में ही आपको दिख सकता है, क्योंकि तकरीबन 1 महीना पहले हमने शुरू किया था ये पार्क में, जिसमें बुजुर्ग थोड़े आने शुरू हुए। पहले तो झिझकते हुए आ नहीं रहे थे, यंगर आ रहे थे। एक एक को दो दो को बुला के मैंने कहा कोई बात नहीं, आओ शर्म मत करो जी, आओ हमारे साथ जुड़ो। तो धीरे धीरे जुड़ना शुरू हुए। अब वो बुजुर्ग काफी आने शुरू हो गए। अब वो उनको दिख रहा है, एक बंदा जो भी नहीं चल नहीं पा रहा था वो चलने लगा है, तो दूसरा भी आ गया, उसको देखा देखी, वो दोनों में इम्प्रूवमेंट देखी तो तीसरा भी आ गया, उन तीनों में इम्प्रूवमेंट देखी तो चौथा भी आ गया। धीरे धीरे वो चल, इट्स ए गोइंग ऑन प्रोसेस। रोज उसने उनमें
चीजें आ रही हैं। अभी एक लड़का साहब थे, रोहित के नाम से है, सांख्यन, वो 3 महीने के अंदर हमने उसका 15 kg वेट डाउन कराया है। ना सिर्फ वेट डाउन हुआ है, उसके पूरे 6 पैक उससे दिख रहे हैं, और कोई कोई उल्टा एलिमेंट नहीं लेने दिया, कोई सप्लीमेंट, गलत सप्लीमेंट नहीं लेने दिया। तो लोग वो लेते हैं, फैट बर्नर लेते हैं, कोई असल में ये फैट बर्नर, फैट बर्नर, ये सारे मिथ बना रखे हैं। हमारा जो डाइट है वो कितनी बैलेंस है इस पर डिपेंड करता है। कैलोरी डेफिसिट करना है इज द ओनली आंसर, अगर आपने अपना वेट कम करना है। हम लोग उसको छोड़ के दुनिया भर के चोचले पूरे करते हैं। कोई लिखेगा जीरा डाल के पानी इसमें डालो, कोई कहेगा शहद मिला के नींबू डाल के करे, दुनिया भर के चोचले करते हैं, लेकिन जो करने वाली चीजें वहां पे हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो हम चाहते हैं कि रेडीमेड चीज मिल जाए, पी ले और ठीक हो जाए। जो कुछ करने की जरूरत है आपके वहां हिसाब पे से ये जो मल्टीविटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट और ये सप्लीमेंट और वो सप्लीमेंट आपके हिसाब से लेना चाहिए, या बिल्कुल लेना यू चाहिए। रेकमेंड? मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, कुछ चीजों की कमी 40 साल की उम्र के बाद, 45 साल की उम्र के बाद होती है। आजकल तो बचपन में लोगों को हो रही है जी। अब 20-20 साल के जो लड़के हैं देखता हूँ मैं, उनके घुटने दर्द कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन, क्योंकि खान पान बदल चुका है, डाइटिंग सारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी है। तो आपको दूसरा जो बाजार में सब्जी वगैरह आप लेके आ रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड इतने पड़े हैं कि उनमें से असली एलिमेंट जो हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो खत्म हो चुके हैं। इस वजह से आपको बाहर से न्यूट्रिएंट की लेने की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं, पर कोशिश कीजिए कि न्यूट्रिएंट जो है प्लांट बेस्ड हो या थोड़े नेचुरल हो। जो केमिकल वाले न्यूट्रिएंट भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते। तो नाइस। वो जो बना, हाँ जी। अंकल, आपने इतना प्यार से इतनी सारी इतनी सारी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना भी गा लेते हैं। आई हैव हर्ड दैट यू आर देख, कभी आई हैव गाता हर्ड था, दैट बेसिकली अब वो टाइम निकल गया, पुराना गला चूक हो चुके, खत्म हो चुके हैं। कभी कभी गुनगुना लेते हैं, बस वाली बात है, लेकिन नहीं अंकल, आज आज बेहतर। हमारे एल्डर्स के लिए एक एक दो लाइन सुना दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। आप बोलिए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, थोड़ा बहुत तो सुनाई दूंगा, नहीं जो भी होगा तो। आपके जो जो गाना आपको पसंद आए। मुझे सभी तरह के गाने पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली म्यूजिक आपके माइंड को फ्रेश रखता है, इसलिए थोड़ा बहुत सुनता रहा हूँ। पहले क्योंकि गाने बड़े मकसद, मीनिंगफुल वर्ड्स के होते थे, तो ज्यादा एंजॉय भी करते थे, तो ये चलता रहता मंजीत जी को कौन है। सा गाना अच्छा लगता था? मंजीत जी का कोई फेवरेट गाना? नहीं, वो उनको फेवरेट तो बड़े अलग थे। वो हम इकट्ठे भी गा लेते थे कभी। खैर, वो उनकी जगह पे मैं थोड़ा सा, एक पुराना गीत है, एक एक फिल्म आई थी सरस्वती चंद्र, उसका गाना था, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। मैं एक आध लाइन ही गाऊंगा प्लीज इस टाइम। जरूर, जरूर। अब मेरी वॉइस के लिए प्लीज माफ कीजिएगा, आवाज नहीं तो नहीं मेरी अब नहीं, ऐसे ही है। go ahead, हाँ। go ahead। छोड़ छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। वाह, सॉरी। क्या बात है! थैंक यू सो मच, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो अंकल, आपने इतना बढ़िया से, इतने प्यार से सब कुछ बताया। आई कैन टेल यू दैट ऑल ऑफ अस, जितने भी हम लोग हैं, जितने भी लोग हम लोग शो को देख रहे, चाहे वो 20s के हो, चाहे 30s के हो, चाहे 90s के हो, आपके वजह से हम लोग आज बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए। एंड आई एम श्योर दैट सब लोग कल सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दे विल थिंक कि किस तरह से अपनी फिटनेस को बढ़ा सकते हैं और अपनी डाइट को ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। बहुत हमारे बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपका भी एल्डर शुक्रिया। में आके शामिल हुए, आपने एल्डर आवर में आके सबको बताया। ये एल्डर आवर बनाई इसीलिए है कि हम लोग एल्डर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, क्योंकि एल्डर से जो इंस्पिरेशन मिलती है वो एक अलग तरह की इंस्पिरेशन है। ताकि जितने भी एल्डर्स हैं और जितने जो यंगस्टर्स हैं, वो बुजुर्गों के लिए और अपने एल्डर्स के लिए कुछ टाइम निकाले हर दिन।
एक थैंक मैं यू सो मच। एक बात मैं जाते जाते जरूर करना चाहूंगा। वो ऐसा है जरूर कि जरूर। थोड़ा ये जो पार्क में बैठ के बुजुर्ग देखते होंगे आप, हर शहर में ये शायद रिवाज बन गया है, वहाँ बैठ के ताश खेलते रहते हैं इस तरह के। वो माहौल से बचने में ज्यादा बेहतरी है। वो माहौल ऐसा बना दिया, वो एंटरटेनमेंट नहीं होती उसमें, वो अपने घर की बुराइयों को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, अपनी बहू के बारे में, अपने बेटे के बारे में। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम नेगेटिव होते हैं तो वो नेगेटिविटी का असर हमारी बॉडी पे भी पड़ता है, दूसरों की बॉडी पे भी पड़ता है। तो पॉजिटिव माहौल में बिल्कुल जाइए, सही बात। इन चीजों से बचें, तो देखेंगे कि वो परिवार, वही परिवार जो आप आपसे कन्नी कतराने लगा था, वो आपके साथ दोबारा जुड़ना शुरू कर देगा। क्योंकि आप जब उनकी तारीफ करेंगे, उनकी, देखिए हर आदमी के अंदर गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। दोष को इग्नोर करके गुणों की तरफ ध्यान देंगे। आप देखिए, कोई आदमी बंसरी बहुत बढ़िया हो जाता है, तो कोई मुझे बोले यार ये बड़ा खराब है, लड़कियों को छेड़ रहा था या वहां गाली दे रहा था। मैं कहा यार गाली तो पता नहीं, पर बंसरी बहुत बढ़िया हो जाता है। तो हमने उसकी अच्छाई को देखना चाहिए, बुराई को थोड़ा सा क्या जरूरत है उसकी तरफ देखने की। तो अगर पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो पॉजिटिव हमारे पास लौट के आएगा, नेगेटिविटी फैलाएंगे तो नेगेटिव भी हमारे पास लौट के आएगा। जैसा जो दुनिया को हम देंगे वही हमारे पास लौट के आने वाला। तो इससे बचना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया अंकल। प्लीज स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। भगवान करे, वाहिगुरु करे कि आपकी आपकी सेहत बनी रहे, आपकी जो पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। होप टू सी यू सून अगेन ऑन द इमोहा चैनल। थैंक यू सो मच। ठीक। टेक ओके। केयर, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। नमस्कार अंकल। नमस्कार। थैंक यू।